रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल, इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करा रहे हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा को बनते देखा, बसते देखा और उस शहर में एक सार्थक भूमिका निभाई। ऐसे ही लोगों के साथ हम आपको जोड़ेंगे। आज की कड़ी में हम आपको जोड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा शहर के समाजसेवी, जाने माने चेहरा आलोक सिंह जी को। आलोक सिंह जी का मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार आलोक जी। नमस्कार जी, और इस शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी, ये बताइए कि ग्रेटर नोएडा में जब आप पहली बार आए थे तब आपने क्या देखा था और कैसा था जब ग्रेटर नोएडा? जी देखिए, आज के लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। सन 2002 की बात है जब नोएडा के बाद हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया था ग्रेटर नोएडा में। जी जी। और उस वक्त शहर अपनी शैशवावस्था में था, बाल्यकाल जिसको हम कह सकते हैं। और बहुत ही कम लोग यहाँ पे निवास करते थे। अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 सेक्टर थे जहाँ पे लोगों को प्लॉट के पोजीशन दिए जा रहे थे और लोग धीरे धीरे अपना मकान बनाने की प्रक्रिया में थे। अल्फा 1 सेक्टर, आज जहाँ पे मेट्रो का स्टेशन भी है, वहाँ पे अगर मैं पूरे सेक्टर की बात करूँ तो बमुश्किल 30 से 40 परिवार ही रहा करते थे। और लोगों के आने का क्रम जारी था, लेकिन उतना तेजी से नहीं था जितना जिस तेजी से आज ये शहर डेवलप हो रहा है और नए नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर आप रास्तों की बात करें तो ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए एक छोटी सी पुलिया हुआ करती थी जो आज नाला यहाँ पे बहता है, इसको शायद लोहिया नाला भी बोलते हैं। और उस पे एक छोटा सा पुल हुआ करता था जिसपे आज भी वो पुल मौजूद है यहाँ पे, जगत फार्म के पहले और एलजी चौक और जगत फार्म के बीच में। अगर आप मुख्य मार्ग से अपनी बाईं तरफ नजर डालेंगे तो वो पुलिया आज भी मौजूद है। और जब भी हम कभी कभी उस पुलिया से वैसे ही निकल जाते हैं पुरानी यादों को ताजा करने के लिए कि कैसे इसको हम क्रॉस करते थे सन 2002 में। वो छोटी पुलिया होती थी जिससे 2 गाड़ी भी एक साथ निकल नहीं सकती है। और बंगेल के द्वारा नोएडा से इसका कनेक्शन था। और उसके बाद जहां तक मुझे याद है 2003 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई थी। और जब हम नोएडा से ग्रेटर नोएडा आते थे या ग्रेटर नोएडा से नोएडा जाते थे तो एक्सप्रेस हाईवे पे अगर एक आध 2 गाड़ी रास्ते में मिल गई तो गनीमत है, नहीं तो पूरे रास्ते हमारी गाड़ी अकेली होती थी। और अगर कभी किसी दिन रात हो जाती थी और गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में किसी गाड़ी की हेडलाइट पीछे दिख जाती थी तो हौसला सा आता था कि चलो कोई गाड़ी आ तो रही है पीछे। जी। तो एक ऐसा वो अनुभव रहा है उस वक्त का। और आज तो ये आलम है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे जाम की स्थिति हो जाती है कई बार। हम लोग देखते हैं कि थोड़ा ट्रैफिक की अगर छुट्टियों के सीजन में तो यहाँ पे जाम भी लग जाया करता है। और बात करें परी चौक जो एक लैंडमार्क है न केवल इस गौतम बुद्ध नगर के लिए या यूपी के लिए बल्कि पूरे देश में परी चौक लैंडमार्क के रूप में अभी आपका यूं भर चुका है। तो परी चौक पर भी हमें कभी ये भी नहीं होता था कि कोई गाड़ी भी यहाँ से निकलेगी। हम लोग बड़े ही आराम से अपनी गाड़ी को निकाला करते थे। और आज परी चौक का एक भाग बंद कर दिया गया है क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा है और अल्फा के गोल चक्कर से उसको यू टर्न दिया गया है। तो ये समय के साथ साथ जिस प्रकार से बदलाव होते हैं और जब आप उसके साक्षी होते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभव होता है। जैसे आज आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं स्थिति में हूँ कि उस वक्त का और आज के वक्त को मैं आपको तुलना करके बता सकूं कि क्या फर्क हम इस शहर में देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जैसे उस समय जब आप लोग आए थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा था और आज कैसा है, क्या फर्क है, थोड़ा सा ये भी बताइए। जी देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम पे डीटीसी की बसें चला करती थी, मुझे याद है। उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती थी। वो केवल एकमात्र साधन था कि आप डीटीसी की बसों से ही आ जा सकते थे। और आज जैसे हमें ओला, उबर और कई छोटे ऑटो का सहारा है, वो उस वक्त होता नहीं था। तो ये भी एक समस्या थी लोगों को जो एक मध्यम वर्ग थे या जो अपना यहाँ पे आशियाना बनाना चाहते थे, तो उनके लिए आने जाने के लिए भी एक ये बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। क्योंकि समय के साथ साथ बसों की संख्या भी बढ़ी है और धीरे धीरे यातायात का एक सुगम माध्यम नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में बन गया। और एक्सप्रेसवे बनने के बाद खासकर जो तेजी आई है इस शहर के विकास में, जी,
क्योंकि पहले भंगेल की तरफ से आने में आपको भंगेल में जाम भी बहुत लगा करता था। जी। और लगा क्या करता था, आज भी लगता है, हालांकि वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। तो लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद अपेक्षाकृत जो तेजी आई है शहर के बनने में, और क्योंकि लोगों का आवागमन की सुविधा हो गई और एक्सप्रेसवे से आने में उनको समय भी कम लगता था। तो शहर की जो नजदीकी है नोएडा से या दिल्ली से, वो एक्सप्रेस हाईवे के बनने के साथ दूरी तो कम नहीं हुई, लेकिन समय जरूर कम लगने लगा। तो लोगों ने यहाँ पे आके अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया। दूसरा, अगर हम बात करें तो नॉलेज पार्क के बनने के साथ यहाँ पे जो शैक्षिक गतिविधि काफी तेज हुई, और खासकर पूर्वांचल और बिहार के बच्चे यहाँ पे आके, चाहे वो गलगोटिया हो, JNIT हो, NIT हो, कुछ ऐसे कॉलेज, GL बजाज, कई ऐसे कॉलेज जो उस टाइम यहाँ पे स्थापित हुए, तो उनसे भी, उन बच्चों के आने के साथ भी इस शहर में थोड़ी सी हलचल जो है वो तेज हो गई। और अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से मार्केटों की, तो जगत फार्म पे छोटी मार्केट हुआ करती थी जी, जहाँ पे आप अपनी मतलब नित्य प्रतिदिन की मूलभूत जरूरतों को ही आप पूरा कर सकते थे, और एक छोटी सी मार्केट अथॉरिटी के बगल रामपुर में हुआ करती थी। जी। तो अब, और एक अंसल प्लाजा मॉल के नाम पे सबसे पहले यहाँ पे आया था, और बड़ी चौक पे ही उसकी लोकेशन है जी। तो मॉल के नाम पे शहरवासी वहाँ पे जाके चाहे वो पिक्चर हॉल हो या वहाँ पे शॉपिंग करनी हो, उसका वो अनुभव ले लिया करते हैं। लेकिन मुख्य जरूरत के लिए यहाँ के निवासी जो है वो नोएडा और दिल्ली पर ही निर्भर थे, और वो निर्भरता आज के टाइम में 30 से 40% कम हो चुकी है। तो अब आज की डेट में अगर हम ये कहें कि 30 साल के सफर, क्योंकि 91 से 30 साल ग्रेट नोएडा को हो गए हैं, तो ग्रेट नोएडा में ऐसी कौन सी ऐसी खास बात हैं जो आपको लुभाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए आपके कल्पना के हिसाब से जो अभी नहीं है? जी। देखिए, शहर की अगर बात करें तो हालांकि यहाँ पे जो मुख्य बात है वो शहर जिस प्रकार से खुला हुआ बसा है, एक व्यवस्थित और प्लान्ड शहर है। यहाँ पे हर एक, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, मॉल्स हो, सबकी नियत जगह है, और सड़कों पे जो हरियाली है दोनों तरफ, वो काबिले तारीफ है, और ये यहाँ के निवासियों को लुभाती है। और शहर की जो साफ सफाई है, जो यहाँ का एक प्लानिंग जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारे ख्याल से बेशक 30 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन आज भी वो कायम है, और शहर में रहने का एक अपना अलग अनुभव है। और अगर हम अपनी पुरानी गलतियों को, मैं कहूंगा इस शब्द को गलतियों से इस्तेमाल करूंगा, कि जो बेतरतीब तरीके से शहरों में अतिक्रमण एक सामान्य रूप से आप ये समझिए कि वो एक मूल हो जाता है कि भाई शहर में की व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़नी शुरू होती है। और उसमें होता क्या है कि जैसे नोएडा को हमने देखा कि अच्छे शहर के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अथॉरिटी को, शासन को, प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीज जिसके लिए है, तो शहर में जो मूल रूप है उसके साथ छेड़छाड़ की इजाजत न दी जाए, तो शहर आगे भी एक अच्छे शहर के रूप में स्थापित रहेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे औद्योगिक विकास इतना तेजी से हो रहा है, और खासकर एयरपोर्ट के आने के बाद इस शहर की विकास की गति और भी तेज होगी, क्योंकि यमुना में अभी मैं समझता हूँ जो हालात यहाँ पे 2000 के आसपास के थे, क्योंकि अभी वहाँ पे प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, और जो आधारभूत मतलब मूलभूत जरूरतें हैं वो भी वहाँ पे है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 सालों में ग्रेटर नोएडा और तेजी से विकास करेगा, और जो शहर जिस तेजी से विकास करता है, उतनी ही तेजी से और पूरी ध्यान के साथ अथॉरिटी, प्रशासन, सरकार को इस शहर को अपनी निगरानी में रखना होगा, जिससे ये शहर जैसे आज है वैसे ही आने वाले 20, 25, 30 सालों में बचा रह सके। और एक नागरिक के तौर पे हम ये उम्मीद करते हैं कि जो चीज आज हम देख रहे हैं वो भविष्य में भी हमें मिले। तो और एक अच्छे, मतलब अगर कोई शहर बढ़िया होता है तो विश्व में भी नाम होता है, और बाहर जाने वाले लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई अब हमारा देश प्रगति कर रहा है। और उसमें निवासियों का और नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो सजग और सतर्क रहेंगे और शहर की जरूरतों को शासन, प्रशासन, अथॉरिटी के सामने उठाते रहेंगे, तो शहर भी निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, जब आप लोग आए थे उस समय सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या थी, और आज जो बदलाव दिख रहा है
कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे जिस समय आप लोग आए थे? जी देखिए, निश्चित रूप से जब किसी शहर में लोगों की संख्या कम हो तो एक स्वाभाविक डर एक किसी व्यक्ति के अंदर होता है कि यहाँ पे भी लोग कम हैं। जब आदमी अकेला होता है तो उसे अनायास ही डर लगता है। और उस वक्त भी कुछ ऐसे हालात थे, और जैसे जैसे शहर में निवासियों की संख्या बढ़ी है तो एक वो सुरक्षा की भावना भी बनती है लोगों में, आपस में एक दूसरे के प्यार मोहब्बत और जो रिश्ते होते हैं सामाजिक वो बने हैं। और लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर कहें तो कमिश्नरेट बनने के बाद जिस हिसाब से पुलिस की संख्या में इजाफा हुआ है, अधिकारियों की संख्या बढ़ी है, तो हमने इस बात को महसूस किया है एक शहरवासी होने के नाते कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था कमिश्नरेट आने के बाद निश्चित रूप से बेहतर हुई है। और आगे भी हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार से हम लोगों को सुरक्षा मिलती रहेगी। अच्छा, जो जिस तरह का एक विजय सिंह पथिक स्टेडियम है, इस तरह की जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपकी नजर में क्या है कि क्या और बेहतर होना चाहिए? और जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा फैला हुआ है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक बड़ा अपने आप में एक बड़ा इलाका है और साथ ही वो दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट है NH9 की तरफ, NH24 की तरफ से, तो उस दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और क्या क्या किया जाना चाहिए, आप बताइए। देखिए, मैं इसमें 2-3 चीजों की सख्त आवश्यकता है, और उसमें पहला ये है कि सरकारी अस्पताल ग्रेटर नोएडा में तो है जिम्स के नाम से जी, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन में कम से कम 2 सरकारी अस्पतालों की, और वो भी बड़े लेवल के, क्योंकि वहाँ पे निवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है आपके नोएडा वेस्ट में। और सरकारी स्कूलों की भी अगर वहाँ पे स्थापना हो जाए तो जो हमारे निम्न वर्ग आयु है, निम्न वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उनके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा वहाँ पे मिल सकेगी। खेल की संदर्भ में अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें कई विदेशी टीमें भी आके यहाँ पे अभ्यास करती रही हैं। और अगर आप देखें अंदर जाके तो जो इसका स्विमिंग पूल हो या बैडमिंटन कोर्ट हो या लॉन टेनिस हो या टेबल टेनिस, सभी विश्व स्तरीय यहाँ पे व्यवस्था है। लेकिन थोड़ा सा इनकी जो यहाँ पे खेलने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि नागरिकों को भी खेल के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाना होगा। तो इतनी बड़ी व्यवस्था का यहाँ पे उपयोग कम हो रहा है। और इसी तर्ज पे एक स्टेडियम की आवश्यकता मेरे हिसाब से नोएडा वेस्ट में भी है, जिससे वहाँ पे खेलों को बढ़ावा मिले। और जैसा आपने पीछे देखा है कि इस क्षेत्र से, खासकर ग्रेटर नोएडा से, हमारे जेवर क्षेत्र से कई लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स में भी पदक लेके लौटे हैं। बिल्कुल। तो जी, अगर हम शुरुआत में ही बच्चों पे ध्यान देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो आने वाले समय में पदकों की संख्या में भी काफी इजाफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, जो मेट्रो रेल आई उसका भी कुछ असर हुआ, और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो वेस्ट में जो बननी है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो, उस पर अभी काफी लंबा डिस्कशन चल रहा है, अभी उस पर कुछ नहीं हो पाया है। तो ग्रेटर नोएडा को मेट्रो से कनेक्ट करने के लिए जो एक रिंग की जरूरत पड़ रही है, जो बोड़ाकी जाएगा, बोड़ाकी से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए फिर इस तरह का बनेगा, तो उस पे क्या है आपका विचार इसमें? देखिए, मेट्रो के आने के साथ ही हम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की दूरी वो कम हो जाएगी और बड़ी ही सुगम यातायात की हमें साधन मिलेगा। शायद थोड़ी सी प्लानिंग में चूक हुई, जो नोएडा को 137 के बाद उसको फेज 2 की तरफ जो मेट्रो गई है, हालांकि ये हो सकता है कि वो वहाँ के निवासियों की जरूरत हो, लेकिन अगर एक लाइन सीधी नोएडा से बोटैनिकल गार्डन को कनेक्ट करती तो यहाँ पे और उसकी राइडरशिप बढ़ती। क्योंकि अभी क्या है, वो समय ज्यादा लगने की वजह से लोग उसका उपयोग कम करते हैं। और दूसरा ये कि 51 और 71 के बीच में जो पैदल उतर के आपको दूसरी मेट्रो पकड़नी पड़ती है, उससे भी लोग इससे थोड़ा सा परहेज करते हैं इस्तेमाल करने से। तो और अगर ये नोएडा एक्सटेंशन से इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से दोनों शहरों को काफी लाभ होगा। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा की जो दूरी है आपस में, वो भी कम हो जाएगी। दूरी मतलब समय जो लगेगा वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, एक सौभाग्यशाली रहा ग्रेटर नोएडा की जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना है ईस्टर्न, इसकी वजह से ग्रेटर नोएडा को इन औद्योगिक विकास में बहुत सहायता मिली है। क्योंकि जो हमारे औद्योगिक सेक्टर से, चाहे वो इकोटेक हो, साइट 5 हो, साइट 4 हो, उसके पास ही रामपुर पे जब ये यहाँ पे आपका ये एक्सप्रेसवे सिरसा पे उतरता है,
तो यहाँ से हरियाणा और इनकी दूरी भी काफी कम हो गई, पलवल हरियाणा बजाय इधर से जाने के। बिल्कुल। और यहाँ से जो उद्यमी हैं उनको बहुत लाभ मिला है, जिससे यहाँ पे रोजगार के भी काफी साधन लोगों के बढ़े हैं। ये भी एक ग्रेटर नोएडा के लिए सौभाग्यशाली रहा कि यहाँ पे पेरिफेरल भी आ गया और अब जेवर का एयरपोर्ट भी आ गया है। तो इससे बहुत बड़ा हमारे ख्याल से आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा के लिए स्वर्णिम युग होगा, ऐसा एक मैं एक नागरिक के तौर पे कह सकता हूँ। अब आखिरी सवाल ये है कि ग्रेटर नोएडा में नागरिक अधिकारों को लेकर कुछ संस्थाओं ने कहा कि हमें विधिक मान्यता मिलनी चाहिए, तो ये जो नागरिक अधिकारों को लेके जो बात चल रही है उसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने अथॉरिटी से काफी लड़ाई भी लड़ी है कि जो यहाँ पे RWAs है उनको मान्यता प्रदान की जाए। वो कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन तेल बिन निर्मल हो सिवाए। तो उसमें लेकिन अभी तक हम लोगों को मानते तो हैं लेकिन मान्यता नहीं दी है। अथॉरिटीज हमें किसी भी काम में वो बुलाते हैं, वो हमसे सलाह लेते हैं, शहर की जो भी हम लोग डिमांड उठाते हैं उसको वो सुनते हैं, उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन वो कार्रवाई एक मान्यता के तौर पे नहीं है। तो अगर यहाँ के RWAs को मान्यता देंगे तो वो मैं समझता हूँ कि शहर जो है बेहतर और भी बेहतर होगा। लोगों की बातें जो है वो अथॉरिटी तक, शासन प्रशासन तक कारगर ढंग से पहुँच पाएंगे। बिल्कुल। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर बात की, अपनी यादों को शेयर किया, अपने विचारों को शेयर किया, साथ ही सुझाव भी दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल की सीरीज में आलोक सिंह जी को, जिन्होंने शहर की बेहतरी के लिए रचनात्मक सुझाव दिए और पुरानी यादों को शेयर किया। ऐसे लोगों को हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।